स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DS पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि RPSC के द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आने वाले इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और साइंस के क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो कल अपन का जो पेपर मैंने आप लोगों को कराया था वो था ग्रुप ए का, और आज का पेपर है ग्रुप बी का। 2018 का परीक्षा दिनांक 2020 में हुई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्लास दे देती हूँ, क्योंकि स्कूल हाफ डे है आज, क्योंकि श्री राम भगवान विराजमान हो रहे हैं आज। तो सभी को पहले जय सिया राम। तो इसलिए मैंने सोचा 2 बजे स्कूल जाना होगा, तो घर पे क्या करें, आपके लिए क्लास ही रिकॉर्ड कर देते हैं। इसलिए मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था? गुप्त काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया था? कल क्वेश्चन था कि कौन सा गुप्त काल का मंदिर सुमेलित नहीं है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था, उसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है? तो वो है अमरकोश। अमर सिंह के द्वारा अमरकोश रचा गया था, जो आपको पता भी होगा। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, नवरत्नों में से एक थे। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ऐसा कौन सा काल था जिसमें मंडप और कूपों, घेरदार कुओं का प्रयोग किया गया था? तो वो था मौर्य काल। नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से हैं? हेयुंग सांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ए और बी, दोनों ही सही हैं। हेयुंग सांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त प्रथम, 2 हुए थे, कुमार गुप्त प्रथम और द्वितीय। तो ध्यान रखना है, प्रथम ने की थी महाविहार की स्थापना। यह माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया था। शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये था पनंगकर्ण। पनंगकर्ण के द्वारा कालसन मंदिर का निर्माण किया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलाने के अनुसार कालक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। कल क्वेश्चन था, सैनिकों का पूछा गया था कि किस शहीद हुए थे सैनिक, उनका कालक्रम क्या था। उसमें पूछा गया है कि 1857 की विप्लव के दौरान स्थलों का विद्रोह फैलाने का सही क्रम क्या था, कि सर्वप्रथम क्रांति कहाँ पर हुई थी। आपको इतना तो पता है कि मेरठ में हुई थी शुरू, क्योंकि 10 मई 1857 में भारत में सर्वप्रथम मेरठ से क्रांतिकारी शुरू हुई थी। अब ये विकल्प देखो 3 विकल्पों में नहीं है, बाकी आपको नहीं आते तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 विकल्पों में ये है ही नहीं, आसानी से आंसर निकल गया इसमें। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी ईजी आते हैं, जो हमें आता है वही सही होता है, क्योंकि इसमें ए हमें आता था, बाकी नहीं आते थे, उसी से आंसर निकल गया। मेरठ में हुई थी 10 मई 1857, बरेली में हुई थी 31 मई को, झांसी में हुई थी 3 या 4 जून, दोनों मिलती हैं, ज़्यादातर 3 जून है आरपीएससी की बुक में, 3 जून। और कोटा को तो आपको पता है 3 जून 1857, दोनों में लगभग हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1847 में। कब हुई थी दोस्तों? 1847 में, रुड़की में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन अक्सर आता ही है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के सदस्य कौन कौन से थे? तो चंद्रशेखर तो थे ही इसमें, अरविंद घोष नहीं थे, इतना मुझे पता है। सी जिसमें है वो उसको काट दो, इसमें है सी, इसमें है, और ये इसमें ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल ये भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल थी। तो ए, बी और डी ध्यान रखना। हिंदुस्तान एसोसिएशन
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य 3 थे। तीनों को आप याद कर लेना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? सत्य पूछा जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? देख सकते हैं कि छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड के पेपर में। तो इसमें पूरा ही राजा राममोहन राय दे दिया। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ते हैं चलो। उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मोहावी दीन नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये गलत है, इन्होंने नहीं की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं की गई थी। ये 3 जो विकल्प हैं, यदि आपके पास राजा राममोहन राय के नोट्स हैं उनमें भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि ये पूछे गए विकल्प हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा इंग्लैंड में प्रचित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो कौन था ये? कल भी हमने पढ़ा था, ये वुड का डिस्पैच। कौन था? वुड का डिस्पैच के द्वारा अध्यापक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी इंग्लैंड में, भारत में। नीचे दिए गए 2 वक्तव्य हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। बताइए क्या कूट सही है कि नहीं है? ये बताना है आपको कि कूट सही है कि नहीं है। पढ़ते हैं। भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। तभी तो फेमस हुए थे ये भक्ति संत, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा होती है उसी के हिसाब से इन्होंने अपनी वाणी का प्रसार किया था अपने सत्संगों के माध्यम से। दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयीन भाषा बनाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि मुगल शासक अपनी फारसी उर्दू में ही बात करते थे और वही उन्होंने अपने कागजों में भी इस्तेमाल की थी, कार्यालय भाषा उन्हीं को बनाया था, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो ये कारण और अभिकथन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, एक दूसरे को मैच नहीं कर रही हैं कि कारण अभिकथन से मिल रहा हो या अभिकथन कारण से मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। तो व्याख्या तो सही करता है, लेकिन ए आर दोनों सही है, परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर दूसरा विकल्प होगा। 1857 की विद्रोह की शुरुआत उस समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? नॉर्मल सा है। ईडन कहाँ था? जयपुर में था। और मेजर वर्टन कहाँ था? कोटा में था। तो कैप्टन सोवर्स उदयपुर के थे। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये तो कल भी क्वेश्चन आया था कि बिजौलिया किसान आंदोलन किस पत्र के माध्यम से फेमस हुआ था? तो वो पत्र कौन सा था? प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी के माध्यम से विजय सिंह पथिक जुड़े हुए थे। औरंगजेब के काल में लेखकों और उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? कल पूछा था अकबर का कौन सा दरबारी कवि था? तो वो अब्दुस हसन था। तो अब कौन सा था? मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, बिल्कुल सही है। भीमसेन नुक्साए दिलखुश, बिल्कुल सही है। ईश्वरदास नागर फुतुआत ए आलमगीरी, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा विकल्प गलत है, ये औरंगजेब के समय लिखी गई पुस्तक नहीं थी और शायद ये गलत भी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये आते नहीं हैं मुसलमान शासकों के पुस्तकें, मुझे भी याद कम रहती हैं। तो अब याद करने का तरीका यही है कि आप इन तीनों को तो बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि आगामी भविष्य में जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें पूछा जा सकता है, क्या पता इनमें से ही दे दे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो विकल्प को क्वेश्चन बना सकता है वो। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम की जो पुस्तक थी वो थी, रचना थी आलमगीरनामा, और भीमसेन की थी नुक्सा-ए-दिलखुशा,
और ईश्वरदास नागर की थी फितुआत ए आलमगीरी। ये आलमगीर नामा है और ये आलमगिरी है। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले कौन थे? शिवाजी अब टॉपिक में नहीं है तो वैसे पढ़ना इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। दान तथा धर्म संबंधी मामले। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाग भी आपको याद रखने। अकबर बाग आगरा बाबर के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। निशात बाग श्रीनगर अकबर के द्वारा, ये गलत है। शालीमार बाग शाहजहाँ के द्वारा। पिंजौर बाग औरंगजेब के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो दूसरा विकल्प इसका गलत है। देखो याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, कैसे भी करना आपको याद करना है कि क्वेश्चन परीक्षा में हमारा सही होना चाहिए। पिंजौर और तो इन दोनों को मैच कर लेना, जोर और ये दोनों याद हो गए आपको, ऐसे याद करना। साली और सहा ऐसे याद करना। और आपको मैं बता देती हूँ और याद करने का तरीका। आराम बार बार पसंद होता है सभी को, कि जितना आराम किया जाए उतना बेस्ट होता है। तो आराम बाबर ऐसे याद कर लेना, आराम बार। साली सहा, जोर और, हो गए याद। ये गणित के क्वेश्चन आ गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी तो हम लास्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहूँगी इसको। तो राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। पिछली भी परीक्षा हुई थी उसमें 2016-11 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 में भी पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन था। तो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा 66.11%। अब 2018 का पेपर है तो करंट के क्वेश्चन है, ये तो इन्हें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। सारे 2018 के, 2018 का कौन सा है? 2018 करंट 2017 से भी पूछी गई है। 2018 ज़्यादातर 18 से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको पढ़ लेते हैं, साइंस क्वेश्चन। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो क्या होता है? राइट आंसर है पहला विकल्प, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वस्तुओं में से किसकी गतिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है? किसकी गतिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है वो आपको बताना है। द्रव्यमान 2m तथा चाल 3v की होती है। तो राइट आंसर तीसरा विकल्प। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है तो वो होती है 10%। ये क्वेश्चन रीट 2021 की भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, जो मैंने भी दिया था, जो किसी कारण बस रद्द हो गया, भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से। दोबारा पेपर हुआ फिर भी सिलेक्शन हो गया हमारा। तो 10%, उसमें भी मेरे 129 नंबर थे 150 में से, 129 सही थे। जो रीट 2021 की भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी उसमें दोबारा से पेपर हुआ, उसमें सिलेक्शन हो गया। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया है, मैंने आपको करा दिया है। यदि आपने प्रश्न पत्र नहीं देखे तो देख सकते हैं। भारतीय संविधान की सिंपल सा क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा है जो शामिल नहीं है? बताइएगा कौन सा होगा ऐसा इसमें? आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह अनुच्छेद 352 के अधीन नहीं है। तो इसमें है आंतरिक अशांति। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
सिंपल सा क्वेश्चन है। सामूहिक रूप से, यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाता है तो राष्ट्रपति के प्रति, राज्य में पूछा जाता है तो राज्यपाल के प्रति, सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है संघ में, केंद्र में, तो लोकसभा के प्रति। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? संसद से राजस्थान में तो टोटल पूछ रहा है तो 25। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लोकसभा से 25 होते हैं और राज्यसभा से होते हैं 10। इस प्रकार टोटल जो होते हैं वो होते हैं 35। कितने होते हैं? 35। तो टोटल पूछा है संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये था 1993 के तहत। कब किया गया था दोस्तों? 1993। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? कौन सी सीमा है जो सबसे छोटी है? तो इसका दूसरा विकल्प है बीकानेर, 168 किलोमीटर। अब आपको पता होगा नए जिले बन गए हैं तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस पर 5 जिले हो गए। अनूपगढ़ भी इसमें जुड़ गया है, ध्यान रखना। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर और अनूपगढ़ भी यहाँ पर जुड़ गया है, जो हनुमानगढ़ से अलग होके, बीकानेर और हनुमानगढ़ से अलग होके बना है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा तो जैसलमेर ही होगा। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की 464, उसके बाद है बाड़मेर की 228 और श्री गंगानगर की है 210 और बीकानेर की 168। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ झालावाड़ है, बूंदी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बताओ किस में नहीं पाई जाएगी? तो बूंदी में नहीं पाई जाएगी। किस में नहीं पाई जाएगी? बूंदी में। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो देखो कैसा क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है, तो पश्चिमी राजस्थान के चारों ही जिले इधर दे रखे हैं, चारों ही विकल्पों में। लेकिन आपको पता है जैसलमेर में कितना है? 17। बाड़मेर में कितना है जनसंख्या घनत्व? 78। और बीकानेर में कितना है? 92। बीकानेर वैसे इसको याद कर लेना, जैसलमेर 17, बीकानेर 78 और बाड़मेर 78 और बीकानेर 92। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या घनत्व 100 से कम पूछा है, तो 100 से कम इन 3 जिलों में है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया, सिंपल था क्वेश्चन। तो राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं, सरसों और चना, ये तीनों ही एक मौसम में बोई जाने वाली फसल हैं। सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, तभी मावठ आता है। शीतकालीन वर्षा प्रभावित होती है इससे। तो कपास नहीं होती है। निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को उत्तर चेंज कीजिए। अब आपको इसमें से जो आता है, लोहागढ़ तो पता ही होगा, भरतपुर में, अपना भरतपुर। तो बी में 1 देखो आप, बी में 2 है, कट गया। बी में 4 है, कट गया। इन दोनों विकल्पों में, ये 2 विकल्प तो कट गए। और कौन सा आता है आपको? सोने जी की नसियाँ तो आता ही होगा आपको। सोने जी की नसियाँ कहाँ हैं? अजमेर में। तो ए में 3 देखो आप, ए में 3 इसमें नहीं है तो इसमें है। तो राइट आंसर चौथा विकल्प। चंद्रमहल कहाँ है? आपको बताना है चंद्रमहल कहाँ है इसमें? जयपुर में चंद्रमहल। और जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर। ये मैनेजमेंट के क्वेश्चन आ गए जो हमने कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन थे। तो अब यदि 2018 का ग्रुप ए का और ग्रुप बी का पार्ट हो चुका है, अब ग्रुप सी का और इस वो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो पेपर हुआ था 2018 में जीके का, वो भी मैं आपको कराऊंगी। इस प्रकार से 2018 के चारों पेपर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। कल भी क्लास कोशिश करूंगी देने की, जिससे जल्दी हो सके, जिससे हमें हिंदी के क्वेश्चनों को भी आगे देख सकें। और अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करते रहें, जिससे नए सदस्य से जुड़ते रहें DS पाठशाला से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप पढ़ते रहिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।